attacks on हैश फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ हैश फंक्शन का मतलब है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने बर्थडे पैराडॉक्स के बारे में बात की थी, क्योंकि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थडे पैराडॉक्स, बिकॉज देयर इज अनदर अटैक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेस्ड ऑन दिस पैराडॉक्स। So what is birthday paradox? Birthday paradox means uh, uh, suppose that you have a group of people. So let's say G is some group of people, and obviously you know that everybody have only one birthday, है ना? So now from this set of people, I want to select some people that are smaller in number, and let's say these are k people, and now I want to select these people such that at least two people in this set, here in this set, have the same birthday. So the probability of that is greater than 0.5. Okay, so now what should be this value of k? Now assume that here are n persons, and now in n में से मुझे k people इस तरीके से चुनने हैं कि इनमें से कोई भी दो लोगों के बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 हो। सो आई वांट टू नो व्हाट दिस वैल्यू ऑफ के शुड बी। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आप लोगों ने के की अलग अलग वैल्यू बताई। कोई कह रहा था 365 होना चाहिए, कोई 300 बोल रहा था, समथिंग एल्स, है ना? So but actually the value of this k is 23. So since this value, this result is I think most of you will feel that no, this 23 is very small, we should have some more large number of people, or k should be larger enough. uh, it cannot be 23, so your intuition will not accept this answer. Okay, so that's why it is called paradox. So paradox are the problems जिनके आंसर्स जो ना काउंटर इंट्यूटिव होते हैं। तो काउंटर इंट्यूटिव का मतलब होता है कि जो जिन जिन आंसर्स को आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये आंसर नहीं हो सकता है। ओके, बट 23 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पैराडॉक्स। सो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 मिनट। सबसे पहले सपोज दैट केवल अगर आप दो लोग चुनते हैं, यू वांट टू फाइंड आउट टू पीपल, सो यू हैव टू पीपल एंड दोनों के बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कैन यू टेल मी? आपने दो लोग चुने, लेट्स से P1 P2, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इन दोनों का बर्थडे सेम ना हो? somebody can somebody tell me? कितना? 1/2 क्यों होगा? बर्थडे की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 365। नाउ आई वांट टू नो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों लोगों का बर्थडे सेम ना हो। तो एक चांस है जब दोनों का बर्थडे सेम हो सकता है, जब मैंने दोनों के लिए सेम डेट, ऐसे दो पर्सन चुन लिए जिनका सेम बर्थडे था। सो एक पॉसिबिलिटी है, बाकी 364 चांसेस हैं कि इनका बर्थडे सेम नहीं होगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई डे फिक्स कर दिया, P1 का एक बर्थडे था D1 डेट को, तो P2 की जो वैल्यूज़ हैं अगर D1 के अलावा कुछ है तो दोनों का बर्थडे सेम नहीं होगा। सो P2 के लिए ऐसी कितनी डेट ऑफ बर्थ पॉसिबल हैं? उनकी जो वैल्यू है टोटल 364 होगी। सो आपके केस में जहां हम चाह रहे हैं कि दोनों की बर्थडे सेम ना हो, तो फेवरेबल केस हो गए 364 और टोटल पॉसिबल केसेस है 365। सो P1 और P2 का बर्थडे सेम नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 364 डिवाइडेड बाय 365। ओके,
नाउ इमेजिन करिए आपको 3 लोग चुनने हैं ऐसे, यू वांट टू चूज 3 पीपल, P1 P2 P3। तो इन तीनों का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक तो हो गया P1 P2 के लिए दोनों का बर्थडे सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये आप जानते हैं, 364/365 इंटू, अब P3 का इन दोनों से बर्थडे मैच ना करे तो कितने पॉसिबल वैल्यूज आप P3 को असाइन कर सकते हो? तो आपने देखा कि टोटल 365 दिन है, हम मान के चल रहे हैं कि लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर मान के चल रहे हैं। तो 363 वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें लेट्स से आपके ये जो वैल्यू है ये 365 है। तो एक डेट आपने P1 के लिए मान ली, एक P2 के लिए मान ली, तो बची हुई कितनी डेट्स हैं P3 के लिए जब इनका बर्थडे मैच नहीं करेगा? सो वो कितनी होंगी? 363। तो आपके ये जो इवेंट है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, अगर तीनों की प्रोबेबिलिटी, तीनों का बर्थडे सेम ना हो, तो ये कितना हो जाएगा? 363 डिवाइडेड बाय 365, है ना। सो ऐसे ही अगर आप 4 पीपल ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसी तरीके से, इसी लॉजिक से 362/365। अगर 5 लोग लेंगे तो, साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है? ओके ओके, तो थोड़ा सा आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। ओके, सो अगर आप 3 लोग लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप 4 लोग चूज करते हैं तो ये नंबर इसी तरीके से घटता चला जाएगा, 361/365 एंड सो ऑन। सो ये जो फ्रैक्शन है ये आपका प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। सो अगर आप इसमें के पीपल चुनते हैं तो 365 माइनस के समथिंग हो जाएगा यहाँ पर। और नाउ ये जो फ्रैक्शन है, कब ये फ्रैक्शन जो है आपका 0.5 से बड़ा होगा, ये हमें पता करना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो अगर आप इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे फ्रैक्शन को सीरीज में बना करके आगे चलते चले जाएंगे, तो k = 23 के लिए, मतलब ऐसी 23 एंट्री आपको लेना पड़ेंगे। दैट मीन्स 23 पीपल आप लेंगे, 23, तो ये वैल्यू जो है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, ये 0.5 को एक्सीड कर जाएगी। सो ये बर्थडे पैराडॉक्स है। लेकिन हम बर्थडे पैराडॉक्स को डिस्कस तो करेंगे इसी बेस्ड पर, एक्चुअली जो हमारा जो अटैक है वो इसी पैराडॉक्स पर बेस्ड है। तो हम प्रूव उस प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे, ठीक है। हैश फंक्शन पर एक जो अटैक है, बर्थडे अटैक भी हम कई बार बोलते हैं उसको, तो उसे हम प्रूव करेंगे। और इसी में हम ये जो डेरिवेशन है, मैंने ये कैलकुलेशन सिंपली ऐसे ही लिख दी है, लेकिन हम ये जो वैल्यू है ना के की, वो हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, वहाँ से भी ये निकाल सकते हैं वैल्यू। ओके, so we will do that. So let's go ahead. So now ये जो प्रॉब्लम है, हम उसे एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की तरह से डिफाइन करते हैं। ओके, सो हमारी जो प्रॉब्लम है बर्थडे हैश फंक्शन के केस में क्या करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको याद होगा कि एक तो अटैक था जहां पर हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक हैश वैल्यू है फॉर मैसेज एम दिया हुआ है और आपको इसके लिए कोलिजन निकालना था। ओके, तो इसके बेस पर जो अटैक था वो आप डिस्कस कर चुके हैं और उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर चुके हैं, है ना। नाउ अब एक दूसरी प्रॉब्लम है जो बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड है। इसमें क्या है कि आपके पास सपोज आपको एक कोलिजन फाइंड आउट करना है हैश फंक्शन के लिए। सो एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है आपके पास h। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट, और यू वांट टू फाइंड आउट 2 मैसेजेस m1 एंड m2 सच दैट, 2 मैसेज आपको निकालने हैं जिनकी हैश वैल्यू मैच कर जाए। दैट मीन्स hm1 एंड hm2 आर इक्वल। तो अगर आपको किसी हैश फंक्शन के लिए आप ऐसे 2 मैसेज m1 m2 निकाल सकते हैं जिनकी हैश वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे कि हमने एक कोलिजन आइडेंटिफाई कर लिया, और इसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कोलिजन अटैक। और स्ट्रॉन्ग कोलिजन जो है आइडेंटिफाई कर लिया। सो बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड जो अटैक है वो हम स्ट्रॉन्ग कोलिजन के लिए निकाल करेंगे। दैट मीन्स हम कोई भी 2 आर्बिट्रेरी मैसेज निकाल करके ऐसे मैसेज फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं जिसमें हमें एक कोलिजन मिल जाए। ओके, तो अटैकर के लिए एक तो ऑप्शन है कि वो एक एक करके सारे मैसेज को ट्राई करे और कोलिजन निकाले। दूसरा तरीका क्या है कि वो रैंडमली के मैसेज चूज करे, ठीक है। सो वो एक सेट बना लेता है। लेट्स अज्यूम अटैकर स्मार्टली काम करता है और उसने क्या किया, के मैसेजेस चूज कर लिए m1
M2 एंड सो ऑन MK। ये K मैसेज चूज कर लिए। नाउ इन्हीं को वो हैश करके देखता है और कॉलिजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ओके, सो नाउ हम इसको एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के तौर पर डिफाइन करना चाहते हैं कि ये जो K है कितना होना चाहिए, हाउ दिस केस शुड बी टेकन सच दैट ये जो सेट बनेगा मैसेजेस का, उसमें कोई भी दो मैसेज के, एटलीस्ट दो मैसेज जो ऐसे हों जिनके हैश वैल्यू मैच कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 से ज़्यादा हो। सो वो के कितना होना चाहिए, मतलब हमें कितने मैसेज को रैंडमली चूज करें जिसमें हमें एटलीस्ट एक कोलिजन मिल जाए विद प्रोबेबिलिटी 0.5 और ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप प्रॉब्लम क्या है कि वी वांट टू आइडेंटिफाई दिस सेट, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ के सच दैट कि हम ये के मैसेज रैंडमली चूज कर लें अगर, और उनका सेट बना लें, फिर उनकी हैश वैल्यू निकाल करके देखें तो हमें एटलीस्ट एक कोलिजन मिल जाए, एटलीस्ट एक। सो एटलीस्ट एक कोलिजन का मतलब हुआ कोई भी दो मैसेज ऐसे हों इसमें जिनकी हैश वैल्यू सेम आती हो, और ये कोलिजन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से ज़्यादा हो। तो व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ के, ये हमें के की वैल्यू डिटरमाइन करना है। व्हाट इसका फॉर्मूला हमें पता करना है, व्हाट शुड बी दिस फॉर्मूला। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम है वो हम इसे एक स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में, रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। सो लेट्स डू इट। सो लेट मी राइट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो लेट्स से वी हैव गिवन ए रैंडम वेरिएबल। आप इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर समझ सकते हैं जिसमें हम एक सेट ऑफ मैसेज में से रैंडमली के मैसेज चूज कर रहे हैं। ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट को सपोज एक रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी आर अज्यूमिंग दैट गिवन ए रैंडम वेरिएबल, given a random variable that is an integer with the uniform distribution between 1 and n and a selection of k इंस्टांसेस, यहाँ पर k जो है लेस देन इक्वल टू n है, ऑफ द रैंडम वेरिएबल now what is the probability pnk, I will explain कि क्या ये क्या मतलब pnk, that there is at least one duplicate. Okay, so let me explain what this problem is saying. So सबसे पहले तो अज्यूम कर लीजिए कि एक रैंडम वेरिएबल x, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है, अज्यूम करिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें n पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, वी हैव, सॉरी स्मॉल n लेना है। सो देयर इज सम एक्सपेरिमेंट e, और ये एक्सपेरिमेंट कैसा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया जिसका आउटकम आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक एक कोई डाइस आप फेंक रहे हैं, तो डाइस में एक आउटपुट आएगा, है ना, तो
एक एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को हमेशा एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सो लेट्स से एक्स इज सम रैंडम वेरिएबल जो इस एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना एक फंक्शन है जो इस आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है, ई का आउटपुट क्या होगा एक्सपेरिमेंट का। ओके, नाउ व्हाट वी आर सेइंग दैट कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके जो आउटकम्स हैं वो 1 से लेकर के n है। ठीक है, आउटपुट में 1 आ सकता है, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड सो ऑन, इट कैन बी n। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके पॉसिबल आउटकम कितने हैं, इट कैन आउटपुट 1 आ सकता है, आउटपुट 2 आ सकता है, आउटपुट 3 आ सकता है एंड सो ऑन, आउटपुट n आ सकता है। ओके, ये और इस एक्सपेरिमेंट के आउटपुट को x रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स x का एक इंस्टांस किसी टाइम पर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आप x से पूछते हैं कि क्या आउटपुट आया, तो x बताएगा आउटपुट आपको। ठीक है, सो x इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपका आउटपुट है। ठीक है, तो x की वैल्यू किस एक्सपेरिमेंट में 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है एंड n भी आ सकती है। सो कोई भी एक आउटपुट x में से किसी टाइम पर रिसीव कर सकता है। ओके, नाउ आपने यहाँ देखा होगा मैंने लिखा है कि जो वेरिएबल का वो है वो इंटीजर है। ठीक है, तो हमने इंटीजर लिया है विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 1 एंड n। सो इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, कि x की जो वैल्यू है वो 1 आने के चांस उतने ही हैं जितने 2 आने के चांस हैं, उतने ही 3 आने के चांस है। दैट मीन्स x का आउटपुट 1 आएगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, सो x का आउटपुट कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी 1 या 2 या 3 सेम है सबके लिए। ओके, दैट मीन्स 1/n इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी है, 1/n इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/n है। दैट मीन्स x की वैल्यू 3 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/n है, x की वैल्यू 4 आएगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/n है। दैट मीन्स फॉर एवरी आउटकम इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप कॉइन टॉस में बात करते हैं ना, तो हेड आने के भी चांस 0.5 है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आउटकम्स है उन पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेरिएबल का वो कैसा है, यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आउटपुट आने के कोई भी जो आउटपुट आ रहा है वो तो n पॉसिबल आउटकम है, किसी भी आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी जो भी है वो सारे के लिए सेम है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये आउटपुट ज़्यादा आएगा ये आउटपुट कम आएगा, ऑल आउटपुट्स सेम प्रोबेबिलिटी के हैं। तो कोई भी आउटपुट आ सकता है। जैसे आप डाइस फेंकते हैं तो हर डाइस के आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 1/6 1/6। दैट मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया डाइस के केस में, आउटपुट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू 1 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी x = 2 होने के बराबर है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ अब आपने क्या किया, ये जो x है ये एक्सपेरिमेंट आपने मान लीजिए k टाइम परफॉर्म किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपने k टाइम परफॉर्म किया, तो आपको कितने आउटपुट मिलेंगे, k आउटपुट मिलेंगे, है ना। x को जो k टाइम परफॉर्म किया तो आपको आउटपुट हो सकता है एक बार x1 मिला, एक बार आउटपुट x2 मिला, ठीक है, एक बार आउटपुट x3 मिला एंड सो ऑन, एक बार आउटपुट xk मिला। ठीक है, आपने ये जो एक्सपेरिमेंट है ई इसको k टाइम परफॉर्म कर दिया, तो k टाइम परफॉर्म करने से आपको ये आउटपुट्स मिल गए। ओके, k। नाउ अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि चूंकि ये x के जो आउटपुट है मैंने इनको वेरिएबल फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये क्या है, इन्हीं में से कोई वैल्यू होगी। हो सकता है x1 1 हो या 2 हो या 3 हो या कोई एक हो। सिमिलरली x2 भी इनमें से कोई एक हो सकता, x3 भी इनमें से कोई एक होगा और x4 भी यहीं से आ रहा है। ओके, xk भी इन्हीं में से कोई आएगा। तो ये जो x1 x2 x3 xk ये है जो है इसी सेट से वैल्यू आ रही है। नाउ मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी दो x के इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी जो है लेट्स से वो है pn k। तो क्या ये pn के 0.5 से ज़्यादा है क्या, तो मैं k की वैल्यू कितनी लूँ कि ये pn के 0.5 रहे। यहाँ पे n का मतलब हो गया टोटल पॉसिबल वैल्यू, n क्यों लिया है मैंने, 1 से लेकर के n तक n पॉसिबल वैल्यूज हैं इस सेट में। x की जो रैंडम वेरिएबल है उसकी टोटल वैल्यूज पॉसिबल हैं वो n है, टोटल आउटपुट n है, लेकिन हमें n में से k आउटपुट लेने हैं। तो pn k हो गया, n में से हमने k आउटपुट चुने, ठीक है, n आउटपुट ये जनरेट करता है, लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट को k टाइम परफॉर्म किया तो ये आउटपुट्स मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी दो आउटपुट होने इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी है pn के।
ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पी एन के 0.5 से ज़्यादा है तो वो के की किस वैल्यू के लिए होगी, मुझे के कितना लेना चाहिए, दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट मुझे कितने टाइम परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी वांट टू कंप्यूट दिस पी एन के। ओके, और यही पी एन के हमारा आंसर होगा। सो लेट्स डू दैट। सो पी एन के क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट के इंस्टांस, ये जो के हैं इनमें से एटलीस्ट एक जो है एक्साइज का पेयर इक्वल है ना, पी एन के। सो ये पी एन के की वैल्यू कितनी होना चाहिए, हाउ दिस पी एन के विल बी कंप्यूटेड। Can somebody tell me how this PNK will be computed? नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए। तो अभी हम देखिए पीएनके की जगह पे हम एक दूसरा उल्टा कंप्यूट करेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि सीधे सीधे अगर आप इसे डायरेक्ट कंप्यूट करने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। सो हम मान लेते हैं कि हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ई एक्सपेरिमेंट है, दैट मीन वो के टाइम परफॉर्म किया, दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल ने के वैल्यू चूज की, लेकिन उनमें से कोई भी आउटपुट्स इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ऑल आउटपुट आर डिस्टिंक्ट, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xk, ये सब के सब यूनिक हैं, दैट मीन्स इनमें से कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी को हम लेट से मान लेते हैं क्यू एन के। सो क्यू एन के का मतलब हुआ गया कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है या रैंडम वेरिएबल x है, इसके k इंस्टांसेस चुने और सारे के सारे इंस्टांसेस डिस्टिंक्ट हैं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सारे इंस्टांस अलग अलग हैं ना। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए मेरे आप सिलेक्शन कर लीजिए पहले, तो हमें पहले निकालना है फेवरेबल केसेस, जो ये प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस। सो हमें क्या करना है, इन सेट में से एन वैल्यू के वैल्यू चुननी है, इस सेट में से के वैल्यू चुननी है। तो कितने तरीके से आप इस सेट में से के वैल्यू चुन सकते हैं, लेट से एक ये के पोजीशंस हैं और मैंने यहाँ से कहा आपको कि इसमें से कुछ वैल्यूज आप चुन के यहाँ इन के पोजीशंस को भर दीजिए। तो कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, इसमें इन वैल्यूज को कितने तरीके से चुन सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। या अच्छा यहाँ बताइए, पहला जो वैल्यू चुन रहे हैं आप इस सेट में से, तो कितने पॉसिबल चॉइसेस हैं, यहाँ हम डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहे हैं, डुप्लीकेट हो सकता है, तो इस जगह पर कितने चॉइसेस हैं आपके पास चुनने के लिए। पहला पोजीशन जो है, इसको मान लीजिए पिजन होल प्रिंसिपल की तरह, ये होल्स हैं और इनमें से मुझे इनको बैठाना है, तो इस पोजीशन पर कितने नंबर आ सकते हैं, एन चॉइसेस हैं आपके पास, इनटू इस पोजीशन पर कितने चॉइस हैं, नहीं मैं रिपीट कर सकता हूं, मैं टोटल पॉसिबल केसेस की बात कर रहा हूं ना, तो हम अभी पहले टोटल पॉसिबल केसेस की बात कर लेते हैं। तो यहां भी एन, यहां भी एन, सो टोटल में कितने चुनना है, के वैल्यू चुननी है, तो एन टाइम के टाइम टोटल के वैल्यू लेनी है मुझे, तो यहां भी एन, 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 पॉसिबिलिटी देख रहे हैं ना, इस जगह के लिए मैं एन इनमें से कोई सी एक चुन सकता हूँ, यहाँ भी कोई सी एक चुन सकता हूँ, यहाँ भी कोई सी एक चुन सकता हूँ। सो टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, एन टू द पावर के, जो कि हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल पॉसिबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस। अब हम चाहते क्या हैं कि हम के जो पोजिशंस हैं यहाँ में नंबर चुन रहे हैं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मान लीजिए के पोजिशंस हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो के वैल्यू चुन रहा हूँ यहाँ पर पिक उठा उठा के रख रहा हूँ, इनमें से कोई एक अपनी मर्जी से रैंडमली चूज करता हूँ और यहाँ रखता हूँ, और मुझे सिलेक्शन ऐसे करना है कि रिपीटेशन अब नहीं होना चाहिए, मतलब इनमें से कोई भी मैच ना करे। तो पहले स्थान पर भरने के लिए मेरे पास क्या चॉइसेस हैं, एन चॉइसेस है, मैं कोई सा भी एक नंबर यहाँ के ले सकता हूँ, है ना, इस जगह पर, तो एन चॉइसेस हो गई। इस नंबर, इस पोजीशन पर मैं कौन सा नंबर लूंगा उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। अब ध्यान रखना, पहले यहाँ हम डुप्लीकेट अलाउ कर रहे थे, अब हम डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेंगे,
क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, सारी वैल्यू अलग होना चाहिए। तो अगर मैंने इनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ के लिए चुन ली, तो अब मैं उसे यहाँ के लिए नहीं चुन सकता। तो अब मेरे पास कितनी चॉइस बची यहाँ, n-1। ठीक है ना। यहाँ कितनी चॉइस बचेंगे, 2, n-3 एंड सो ऑन। और यहाँ के लिए n, सॉरी, n-k-1 एक कम रहेगा ना। दूसरी पोजीशन के लिए n-1 है, तीसरी के लिए n-2 है, चौथी के लिए n-3 है, तो केथ पोजीशन के लिए n-k-1 होगा। तो इसे आप चेंज करके लिख सकते हैं n-k+1। ऐसे भी लिखना चाहें तो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऊपर कितनी है, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 इंटू n-k+1। सो ये क्या हो गया, ये है प्रोबेबिलिटी जब कोई भी एक आउटपुट सेम नहीं है। आपने एक्सपेरिमेंट को के टाइम परफॉर्म किया और कोई भी सेम नहीं आया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। और हमें क्या निकालना है, पीएन के क्या होगी, एटलीस्ट एक नंबर मैच होने की प्रोबेबिलिटी इनमें से। तो वो क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट होगी, तो वो क्या हो जाएगी, पीएनके के बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से घटा दीजिए इसको। सो 1 माइनस एन, सॉरी क्यू एन के लिख देता हूं मैं, और क्यू एन के की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है। ओके, सो इसको आप ऐसे, अगर आप किसको क्यू एन के को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एन का फैक्टोरियल अपॉन n-k का फैक्टोरियल। आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए इसे। आप इसको एडिशनल टर्म ऐड करना पड़ेगी आपको यहाँ पर, n का फैक्टोरियल पूरा बनाने के लिए आगे लेके गए, और जितना ऐड किया है ना आपने, क्योंकि n-k-1 तक है, n-k तक आपको आना पड़ेगा। तो n-k का फैक्टोरियल नीचे और दोनों साइड ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम, 1 से लेकर के n-, क्योंकि k-1 तक था ना, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपका ये टर्म आ जाएगी इंटू n⁻k। ठीक है, ये दोनों ही एक्चुअली इक्वल हैं, ये सॉरी, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, बोथ आर सेम। ठीक है, सो ये हो गया पीएनके की वैल्यू क्या हो गई, जो कि हमने शॉर्ट है। नहीं, ये इसको आप ऐसे लिखिए, कंफ्यूजन हो अगर आपको इसमें हो रहा है तो आप ऐसे लिखिए n-k-1। तो आप इसको n का फैक्टोरियल लिखना चाहते हो ना, तो n का फैक्टोरियल जैसे ऊपर बनाया है ना इसको, तो मैंने क्या किया होगा आप बताइए, n का फैक्टोरियल होगा तो ये अप टू 1 जाना चाहिए घटते हुए। इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन अप टू n-k-1 तो है। मुझे कहाँ तक आना पड़ेगा, है n-k तक आना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये n-k+1 है ना, तो इसको हिसाब से देखेंगे तो n-k आएगा, k-k+1 फिर n-k, क्योंकि ये घटता चला जा रहा है ना वैल्यू, तो n-k+1 n-k देन n-k-1 एंड सो ऑन। ठीक है, नहीं है तो आप फ्री में बैठ के इसको कर लीजिएगा, यही आएगा। क्योंकि ये टर्म जो है ना, मैं एक्चुअली ऊपर ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई होगी, जब ऊपर ये टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपका इसमें बदल जाएगा, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, ये n-k-1 फैक्टोरियल एडिशनल मल्टीप्लाई किया ऊपर किया है मल्टीप्लिकेशन, उतने का नीचे ही करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका pn के। ठीक है, तो आप नहीं अगर आता है आपको बाद में तो आप पूछ सकते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इसको, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी इजी। आप थोड़ा सा करेंगे एक्सरसाइज तो आ जाएगा। ओके, सो अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। सो पीएन के जो है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक्चुअली, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हमें इसी से हमें जो अपने रिजल्ट्स हैं वो डिड्यूस करने हैं। सो लेट्स सिंप्लीफाई इट।
वन माइनस, मैं थोड़ा सा इसको अब ऐसे लिखना चाहता हूँ, एन, यही वाली जो इक्वेशन थी ना टर्म में वापस, ये तो वैसे ही सिंप्लीफाई करने के लिए लिख रही थी, बट आई विल यूज दिस वन, इसी को यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, तो उसी से को मैं लिख रहा हूँ, तो लेट मी राइट इट, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस के प्लस वन, वही टर्म्स हैं, एज इट इज लिखिए। अब आपको मालूम है ये ऊपर कितनी टर्म्स हैं, के, और नीचे भी एन की पावर के था, तो मैं एन को अलग अलग कर दूं तो सबके नीचे एक एक एन आ जाएगा, है ना, एन अपॉन एन, और दैट मीन्स क्योंकि ऊपर भी के टर्म्स थी नीचे भी के टर्म्स थी, मे आई राइट लाइक दैट, एन अपॉन एन इंटू एन माइनस वन अपॉन एन इंटू डॉट 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 इंटू एन माइनस के माइनस वन, एक मिनट इसको, सॉरी, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको दोबारा से, ठीक है, एक ही चीज है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, वही है। नाउ वन माइनस, ये कितना हो जाएगा, वन, और वन इंटू कुछ भी करते हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, एन माइनस वन अपॉन एन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन अपॉन एन मतलब वन माइनस वन अपॉन एन, इज इट ओके, इंटू अगली टर्म क्या होगी, एन माइनस टू अपॉन एन थी, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन एन, यस, ठीक है, एंड सो ऑन, इंटू एन माइनस, ये क्या हो जाएगा, सो एक मिनट, ये हो जाएगा वन माइनस के माइनस वन अपॉन एन, है ना, ये ब्रैकेट और क्लोज कर दीजिए, ओके, सो ये आ गया आपका पी एन के, नाउ एक इनइक्वालिटी है, लेट मी राइट दैट इनइक्वालिटी, जिसका मैं यहां यूज करने वाला हूं कि वन माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब यह है कि x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो 0 या 0 से बड़ी हो, उसके लिए वन माइनस एक्स हमेशा e टू द पावर माइनस एक्स से छोटा होता है, ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, इनइक्वालिटी है ये, सॉरी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है, सो हम इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे यहां पर। नाउ आप अगर देखें यहां पर, तो ये एक वही है, वन माइनस एक्स, आप इसे एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो वन माइनस एक्स, सिमिलरली इसे भी एक्स की तरह आप ले सकते हैं, है ना, इसी इनइक्वालिटी से देखिए ये वैल्यू ऐसे ही हो रहा है ना, मतलब हम इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल यहां कर सकते हैं, इसे फिट कर सकते हैं, सो लेट्स फिट इट, सो पी एन के मैं इक्वल टू अभी लगा दे रहा हूं, लेकिन आई विल चेंज द सिंबल, वन माइनस, नाउ कैन आई राइट लाइक दैट, लाइक वन माइनस एन जो है, वन माइनस वन अपॉन एन को मैं ई टू द पावर माइनस वन अपॉन लिख सकता हूं क्या, है ना, क्योंकि ये x हो गया आपका, तो आपको मालूम है वन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि वन माइनस वन अपॉन एन लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एन के,
तो मैंने इसकी जगह पे ई टू द पावर माइनस वन अपॉन लिख दिया, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो स्मॉल वैल्यू ये वैल्यू है, इसकी जगह पर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए ई की पावर में वैल्यू लिखता चला जा रहा हूँ। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वन माइनस एक्स से ई टू द पावर माइनस एक्स बड़ा है। सो दैट मीन्स मैं इस टर्म की जगह पर एक लार्ज वैल्यू लिखता जा रहा हूँ। ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एन, इस इक्वलिटी को फॉलो करेंगे आप तो देखेंगे कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू। ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एन से वन माइनस वन अपॉन एन छोटा है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग ए बिट लार्जर वैल्यू, है ना। इस जगह पर मैं लार्ज वैल्यू लिख रहा हूँ। इनटू इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ई टू द पावर, ये हमारा एक्स है, तो ई टू द पावर माइनस टू अपॉन एन इंटू डॉट डॉट डॉट, यहां पे ई टू द पावर माइनस के माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। नाउ अब मुझे आप बताइए कि मुझे ये सिंबल को चेंज करके क्या करना चाहिए, लेस देन लगाना चाहिए या ग्रेटर देन लगाना चाहिए। अभी तक तो ये देखो इक्वल थे, ये जो इक्वेशन थी ये इक्वलिटी रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन अब मैंने यह क्या कर दिया है, ये जो टर्म थी ना इसकी जगह पर लार्जर टर्म लिख दिया, इससे बड़ी, वन माइनस वन अपॉन एन ई की पावर माइनस वन अपॉन से छोटा है। सिमिलरली वन माइनस टू अपॉन एन ई टू द पावर माइनस टू अपॉन एन से छोटा या बराबर है। तो इस टर्म का क्या होगा, अभी आप देखिए एक तराजू की तरह से हो गया, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में अब क्या रिलेशन है, ये टर्म जो है ना छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि पी एन के बड़ा हो जाएगा, ये वैल्यू छोटी हो रह जाएगी। क्यों रह जाएगी छोटी, क्योंकि मैंने क्या किया, वन में से पहले ही जो वैल्यू घट रही थी टोटल, ये जो टोटल वैल्यू है इसकी जगह पर इंडिविजुअल जो वैल्यू थी इनकी जगह पर सबकी जगह मैंने लार्जर वैल्यू रख दी यहाँ। तो इसका मतलब हुआ वन में से अब ज़्यादा बड़ी वैल्यू घटेगी, पहले छोटी घट रही थी वन में से, अब थोड़ी और बड़ी वैल्यू घटेगी वन में से। तो इसका मतलब ये वाली साइड छोटी हो जाएगी, समझ गए ना। सो दैट मीन्स पी एन के इज लेस देन और इक्वल टू वन माइनस, यहां लेस देन होना चाहिए था, ठीक है, मैंने इक्वल टू छोड़ दिया, लेकिन आप यहां ऐसे कर लीजिए, वन माइनस ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर है तो आप इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ई की पावर माइनस सब में से कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन एन प्लस टू अपॉन एन एंड सो ऑन, प्लस ये माइनस भी चला जाएगा, के माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। अब यहां से हम इसको इक्वल टू कर जाते हैं, इक्वल टू वन माइनस, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एन अगर मैं वन अपॉन एन कॉमन निकाल लूं, कितना बचा, वन प्लस टू एंड सो ऑन प्लस के माइनस वन, ठीक है। वन माइनस ई की पावर माइनस, कैन यू टेल मी दिस वैल्यू कितना आएगा, ये बताओ, बहुत आसान है। वन से लेकर के वन प्लस टू एंड सो ऑन प्लस एन इक्वल टू होता है एन इंटू एन माइनस वन, नहीं एन प्लस वन होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। एम आई राइट, है ना, यही है ना, एन प्लस वन ही है ना। तो ये के माइनस वन तक है, तो ये कितना होगा, बताओ, के माइनस वन इंटू के एक आगे तक डिवाइडेड बाय टू, यस, इस फॉर्मूले से।
इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, अच्छा है, माइनस के इंटू के माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, एक ही चीज़ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, है ना। नाउ नाउ हम क्या चाहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है पीएन के कितनी हो 0.5, तो हम यहाँ पर इसी को इक्वल टू कर लेते हैं 0.5। ये एक प्रॉपर्टी पीएन के इससे लार्जर ही है, तो हम इसको इक्वल करके 0.5 कर लेते हैं। व्हाट वी वांट, ये जो प्रॉपर्टी है हम चाहते हैं कि ये कितनी हो, टोटल पीएन के कितना होना चाहिए 0.5 या उससे ज़्यादा। तो ये पीएन के जो है इससे स्मॉलर है, तो हमने इस इक्वेशन को 0.5 के इक्वल कर दिया। दैट मीन्स वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन नाउ। ठीक है, 0.5 समझ में आया ना मैंने क्यों लिखा है 0.5, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि पी एन के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, तो मैंने इसको 0.5 के बराबर कर दिया। अब इसको जरा सॉल्व करिए, ये मेरे पास इक्वेशन है वो है 1 माइनस ई टू द पावर, इसको अगर आप सॉल्व करें फर्दर तो ई टू द पावर माइनस, अभी बाद में सॉल्व करते हैं इसको, के इंटू के माइनस 1 अपॉन 2n इक्वल टू 0.5। सो अब आपका क्या करिए, इसको 0.5 को इधर ले आइए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.5 से 0.5, और इधर होगा ई टू द पावर माइनस के इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n, और ये 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के इंटू के माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, नाउ अब ये जो है कैन आई राइट लाइक दैट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई की पावर के इंटू के माइनस 1 अपॉन 2n इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये एक्चुअली ये ऐसे लिखा है मैंने, इसको हम ऐसे माइनस में पावर है ना 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1/2 इक्वल टू दिस। अब आप इसे सॉल्व अगर करेंगे, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये इक्वल ही आ जाएगा, है ना। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैंने ये कैसे लिखा है। ओके, सो अब मुझे इसमें से ई को हटाना है। ई को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। सो टेकिंग लॉग एट बोथ द साइड, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लॉग लेना है। सो दोनों साइड अगर आप लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, के इंटू के माइनस 1 अपॉन 2n लॉग ई 2। ठीक है, नेचुरल लॉग है। सो हमें के की वैल्यू निकालना है ना, तो के इंटू के माइनस 1 इस साइड रहने देते हैं और इधर भेज देते हैं 2n इंटू लॉग ई 2। नाउ अब आप अगर देखें तो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ के, फॉर लार्ज के इंटू के माइनस 1 इज रफली इक्वल टू के स्क्वायर। यस, लार्ज के लिए के इंटू के माइनस 1 और के स्क्वायर लगभग बराबर होंगे, है ना। सो हम ले लेते हैं के स्क्वायर इक्वल टू 2n लॉग ई 2, है ना। सो के की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2n लॉग ई 2। ओके, और 2 कांस्टेंट है और लॉग ई 2 कांस्टेंट है, तो 2 और लॉग ई 2 के अंडर रूट की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.18, और अंडर रूट n बचेगा। सो
k is approximately equal to 1.18 रूट n। ओके, ये k की वैल्यू आ गई। नाउ अगर आप अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू कैन कॉल इट इक्वेशन ए। नाउ इसी में अब आप देखें, अगर इसी से हम बर्थडे पैराडॉक्स को सॉल्व करना चाहें तो अगर ये जो बर्थडे प्रोडक्ट्स, ये जो मैंने प्रॉब्लम लिखी थी ना और जो हमने सॉल्व किया है, ये जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है। इसी से हम बर्थडे पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। बर्थडे पैराडॉक्स में क्या था कि आपके पास जो आप अगर पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पर्सन को सेलेक्ट करने का मतलब हो गया हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो पॉसिबल डेट ऑफ बर्थ आप कितनी थी आपके पास, दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी थी, 365, है ना। अगर हम एक इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखें, हमने पर्सन चुनना है हमें, तो वो पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। जो मैंने कहा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक्स, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या थी, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 365। अगर हम हर एक डेट को एक नंबर दे दें तो टोटल ये वैल्यू हो गई एन, है ना। सो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 365। अब आपने कहा कि आपको के पता करना है, तो के निकाल लीजिए अब इसमें से, के इक्वल टू 1.18 रूट 365। अब इसको दोनों नंबर इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे और 1.18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रफली 23, ठीक है। 22.54 आएगा, सो वो उसको हम 23 कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करेक्ट वैल्यू है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं हैश फंक्शन पर आ जाते हैं। अभी हम बर्थडे पैराडॉक्स को हैश फंक्शन पर कैसे लगाएंगे। सो हैश फंक्शन में आपको याद है क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक हैश फंक्शन है जिसका जो मैसेज आउटपुट है वो एन बिट का है, एम बिट का हैश फंक्शन है, ठीक है, एम बिट हैश फंक्शन। एम बिट हैश फंक्शन है, तो जो टोटल हैश वैल्यू है वो कितनी होंगे, ये जो सेट होगा ना हैश वैल्यूज का, कितना होगा, 2 की पावर एम, यस और नो। है ना, 2 की पावर एम पॉसिबल वैल्यूज होंगे। अब आपके पास जो मैसेज स्पेस है ना, तो मैसेज स्पेस में तो मैसेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप जब एक मैसेज चुनते हैं कोई भी, तो आपको मैसेज जो चुनोगे आप, तो उसकी हैश वैल्यू इनमें से किसी एक की वैल्यू होगी, चाहे तो वो, अब आपके पास 2 की पावर एम वैल्यूज हैं, लेट्स राइट एट h1 h2 एंड सो ऑन कॉमा h2 की पावर m, है ना। तो जब आप एक यहाँ से मैसेज चूज करेंगे तो एक कोई एक वैल्यू अपने आप चूज होगी, क्योंकि मैसेज के करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू है। तो हम मान लेते हैं कि यूजर ने के मैसेज चुने, तो के मैसेज चुनने का मतलब क्या हुआ, उसने इनमें से कोई के वैल्यू चुनी, तो आपके पास टोटल हैश वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू इस फंक्शन के हिसाब से एन कितना है, 2 की पावर एम। ये जो वैल्यू है टोटल कितनी है, 2 की पावर एम वैल्यूज है ना, जो हमारा एन होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये सेट का साइज, रैंडम वेरिएबल एक्स की ये वैल्यू हो सकती है h1 h2 एंड सो ऑन, ठीक है। आप मैसेज कुछ भी चुनिए, लेकिन आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जब भी एक मैसेज चुन रहे हैं इसका मतलब आप एक हैश वैल्यू चुन रहे हैं। जैसे आपने एक पर्सन चुना है, इसका मतलब आप एक डेट ऑफ बर्थ चुन रहे हैं। तो अगर आप बर्थडे पैराडॉक्स से इसी से आप अटैकर अगर के सेलेक्टेड के मैसेज चूज करके कॉलेजन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, तो एम की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी आएगी, के कितना आएगा जब आपका एन ये 2 की पावर एम है, तो के इक्वल टू इसमें रखेंगे आप 1.18 अंडर रूट, यहाँ एन था, एन आपका कितना है 2 की पावर एम, इसका मतलब के इक्वल टू लगभग, ये ध्यान रखना इक्वल टू का मतलब अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ ये कितना होगा 2 की पावर m बाई 2, क्योंकि आप जो मालूम है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, है ना। तो m पावर थी 2 की, m/2 हो जाएगी, तो ये है k की वैल्यू।
सो अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं रिजल्ट का, ये जो रिजल्ट निकाला है मैंने कि के की वैल्यू वो इतनी है 1.8। सो कांस्टेंट को आप इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। सो अगर सपोज दैट ये के क्या है, एक सेट चुन रहे हैं आप जो, जिसमें आपको कॉलिजन मिल जाएगा मैसेज का। सो आपको मैसेज का के मैसेज चुनने हैं, M1 M2 एंड सो ऑन कैपिटल M के। और इसमें आपको अब 0.5 प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा से कॉलिजन मिल जाएगा। इन्हीं को हैश करके देख लीजिए, आपको कॉलिजन मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है के, ये के किस पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। ठीक है, सो ये एम इंपॉर्टेंट है। अब आज्यूम करिए कि आपने एक हैश फंक्शन चुना जिसमें एम की वैल्यू कितनी है 80। तो अगर आप बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड अटैक करते हैं, मतलब ऐसे के मैसेज रैंडमली चुनते हैं और इन्हीं का हैश वैल्यू निकाल के देखते हैं और आप कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमें कॉलिजन मिल जाएगा। तो एम की वैल्यू 80 है। सो के की वैल्यू कितनी आएगी 1.18 और 2 की पावर m/2, m मतलब 80/2 मतलब 40। सो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 40 एक आसान नंबर है। आपको मालूम है कि इतने हैश फंक्शन इतने बार हैशिंग की जा सकती है आराम से। आपको मालूम है कि हम इनक्रिप्शन में 2 की पावर 56 तक की कंप्यूटेशन आसानी से कर सकते हैं। 2 की पावर 56 ऑपरेशन कर लेते हैं, इसलिए डीएस आपका ब्रेक हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड अटैक करते हैं, मतलब बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड अटैक का मतलब है कि आपने एक हैश फंक्शन दिया है आपको अटैक करने के लिए, कोलिजन निकालने के लिए। तो आप क्या करिए, रैंडमली इतने मैसेज चुन लीजिए, रैंडमली टोटल पॉसिबल मैसेज के सेट में से इतने मैसेज चुन लीजिए 1.18 इंटू 2 की पावर 40। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब 0.5 से ज़्यादा चांसेस है, 50% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉलिजन मिल जाएगा। और आपको प्रोबेबिलिटी ये बढ़ानी है तो ये के की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप चाहें कि हमें 80% प्रोबेबिलिटी के साथ कॉलिजन मिल जाए, मतलब 0.8 प्रोबेबिलिटी के साथ कॉलिजन मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, इसी को रीसॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन में ये जो वैल्यू है यहाँ 0.5 कर ली थी। ये जो इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो आप चाहते हैं कि नहीं, हमें के की वैल्यू इतनी चाहिए जिसमें हमें 8.8 प्रोबेबिलिटी के साथ कॉलिजन मिल जाए। तो आप यहाँ 0.8 लेकर के इसे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो आपको नई वैल्यू मिल जाएगी। जो फॉर इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन से आप 0.8 के लिए के की वैल्यू निकाल सकते हैं नई। ठीक है, ये जो के है ये आया है 0.5 के लिए, 0.5 प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आपको उसे थोड़ा सा ऊपर जा करके प्रोबेबिलिटी बदल लेनी है उस इक्वेशन में। ओके, 0.8 है तो 0.8 के लिए करना है तो 0.8 के लिए कर लीजिए वहाँ सॉल्व, और 0.9 के लिए करना है तो 0.9 के लिए कर लीजिए। ओके, तो अगर आप देखें तो बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड जो अटैक है इसे आप यूज करेंगे तो 80 बिट का हैश फंक्शन सिक्योर आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतनी कंप्यूटेशन इतनी बार हैश आराम से कंप्यूट किया जा सकता है, फीजिबल है। तो दैट मीन्स 80 बिट का हैश फंक्शन अब सेफ नहीं है। सिमिलरली 128 बिट का हैश फंक्शन लेते हैं तो आपको कितनी कैलकुलेशन लगेगी 1.18 रफली। ये कैलकुलेशन रफली है, ध्यान रखना, 2 की पावर 64 और इतनी भी की जा सकती है। सो इसका मतलब हैश जो फंक्शन है 128 बिट का हैश फंक्शन आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कोलिजन मिल सकता है। सो 120 बिट हैश फंक्शन इज नॉट सेफ। ठीक है, सो जो सेफ होगा वो होगा लगभग 2 की पावर, जब हम अगर इस नंबर को सेफ्टी पर ले जाना चाहते हैं तो वो होना चाहिए 1.18 इंटू 2 की पावर 80 लगभग। तो 2 की पावर 80 का मतलब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 160। सो आप देखेंगे इसलिए हैश फंक्शन में जो मिनिमम साइज है हैश फंक्शन मैसेज डाइजेस्ट का वो 160 बिट का होता है। मिनिमम मैसेज डाइजेस्ट का साइज जो है, मैसेज डाइजेस्ट हैश वैल्यू को मैसेज डाइजेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है,
सो मैसेज डाइजेस्ट के लिए जो मिनिमम साइज है वो 160 बिट लिया जाता है ना। हालांकि ज़्यादातर केस में हैश फंक्शन जो है 256 और हायर वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 160 भी आप जा सकते हो। हालांकि क्योंकि 2 की पावर 80 कंप्यूटेशन करना अटैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इनफीजिबल हो जाएगा। तो ये सेफ है 160, लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा सेफर साइड में जाना चाहते हैं। ठीक है, सो अब आपको याद रखना है कि जो 160 साइज जो सेफ है वो क्यों आया है, तो वो बर्थडे पैराडॉक्स अटैक से बचने के लिए आया है। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हैश फंक्शन का साइज चुनना है तो वो बर्थडे पैराडॉक्स को ध्यान में रख के चुना जाता है। बर्थडे पैराडॉक्स, ये बर्थडे पैराडॉक्स नहीं है। सो दिस इज एन अटैक एक्चुअली बेस्ड ऑन बर्थडे पैराडॉक्स, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम जो मैंने फॉर्मल पोए में लिखी थी, ये बर्थडे पैराडॉक्स की जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है। तो ये अटैक एक्चुअली बर्थडे पैराडॉक्स जैसा ही है, इसलिए इसे बर्थडे पैराडॉक्स बेस्ड अटैक बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज ए बर्थडे अटैक ऑन हैश फंक्शन, सो वी कॉल इट बर्थडे अटैक ऑन हैश फंक्शन, क्योंकि ये बर्थडे पैराडॉक्स से डिराइव्ड है, इसलिए हम इसे बर्थडे अटैक बोलते हैं। ओके, सो